Hello everyone, this is Dr. Supriya Sonalika, Department of Political Science, YSNM College. Dear students, very good morning to all of you. आज का जो हमारा क्लास है वो पीजी सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स के लिए है और पीजी सेमेस्टर 2 के कोर्स का जो पेपर 8 है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, उसके अंतर्गत यूनिट 2 की चर्चा हम लोग करेंगे। और इसके अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक दिए गए हैं, 3 टॉपिक, जिसमें से एक टॉपिक की चर्चा हमने अपने पिछले क्लास में की थी जो फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक था। उसी यूनिट में जो है एक दूसरा टॉपिक सब टॉपिक दिया गया है, वो है फंडामेंटल ड्यूटीज़, मौलिक कर्तव्य। उसकी चर्चा हम लोग आज के क्लास में करेंगे। और आज का जो ये क्लास है पीजी के स्टूडेंट के साथ साथ यूजी सेमेस्टर 2 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी यह क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनको भी अपने पेपर 4 में, जो इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का पेपर है उनका, उस पेपर के अंतर्गत जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पढ़ना है। तो यह जो क्लास है यूजी और पीजी दोनों के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ विभिन्न तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, चाहे वो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स हों या आपके नेट वगैरह के एग्ज़ाम हो, उसमें भी ये टॉपिक जो है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। कुछ क्वेश्चंस ज़रूर इससे कुछ ना कुछ पूछे जाते हैं। तो इस दृष्टिकोण से भी अगर हम लोग देखें तो ये जो टॉपिक आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं या जिसकी चर्चा आज हम लोग करेंगे वो इम्पोर्टेंट होगा। तो मौलिक कर्तव्य क्या है, इसके पहले हमने जाना था मौलिक अधिकार के बारे में। तो आज हम लोग जानेंगे कि मौलिक कर्तव्य क्या है। तो जिस तरह से अधिकार हमारे जीवन के लिए इम्पोर्टेंट है, उसी तरह से मौलिक कर्तव्यों की भी एक अपनी विशिष्ट जगह है, और यह जो है अधिकार से ही जुड़ा हुआ एक अन्य तत्व है। मूल अधिकार संबंधी उपबंध जो हमने पढ़े, उसके उपरांत भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है, और इसके पीछे यह तर्क दिया जाता है कि प्रत्येक अधिकार के लिए उसके अनुरूप एक कर्तव्य होता है, और कर्तव्य और अधिकार दोनों ही एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं। दोनों ही, या यूँ कहें तो दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि जब किसी एक व्यक्ति के अधिकार, कोई व्यक्ति जब वह अधिकार कोई किसी एक व्यक्ति के लिए जो अधिकार होता है वह दूसरे व्यक्ति के लिए कर्तव्य बन जाता है। यदि सभी व्यक्ति को जीवन का अधिकार प्राप्त हो तो सभी व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह दूसरे के जीवन को बनाए रखने का प्रयास करे और दूसरे के जीवन का आदर करे, और किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी तरह से आहत न करे, नुकसान न पहुंचाए। जैसा कि गांधी जी ने कहा था, गांधी जी ने मानव अधिकार संबंधी सर्वव्यापक घोषणा के संबंध में अपने वक्तव्य देते हुए यह स्पष्ट किया था कि जिस अधिकार को हम पाना चाहते हैं या जिस अधिकार के हम पात्र होना चाहते हैं तथा उन्हें सुरक्षित रखना चाहते हैं, वे सभी अच्छी तरह निभाए गए कर्तव्यों से ही प्राप्त होते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट बात उन्होंने कही थी। अतः जीवित होने का अधिकार भी हमें तभी प्राप्त होता है जब हम विश्व की नागरिकता के जीवन को संरक्षित रखने की बात करते हैं और नागरिकता के कर्तव्य को पूरा करते हैं। और इस प्रकार गांधी जी ने अपने इस वक्तव्य के माध्यम से यह स्पष्ट किया कि कर्तव्य के बिना अधिकारों का कोई मोल नहीं है। हालांकि भारतीय संविधान में भारत का संविधान जो मूल संविधान है में मौलिक अधिकारों को जगह नहीं दी गई थी। जब 1950 में यह लागू हुआ तो उसमें मौलिक कर्तव्यों को जगह नहीं दी गई थी, और मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। चूँकि भारतीय संविधान के द्वारा
भारत में समाजवादी लक्ष्यों को स्वीकार किया गया है और समाजवादी संविधानों का यह एक गुण होता है कि वे अधिकार के साथ साथ कर्तव्यों को भी अपने संविधान में जगह देते हैं या शामिल करते हैं। तो यही कारण था कि भारतीय संविधान में एक इस तरह के मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की जो है वो बात की गई। और 1976 में कांग्रेस सरकार के द्वारा यह प्रयास किया गया और कांग्रेस सरकार ने यह स्वीकार किया कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जगह नहीं दिया जाना संविधान निर्माताओं की एक भूल थी। अतः कांग्रेस सरकार ने 1975 में एक स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति को गठित किया और जिसे हम लोग स्वर्ण सिंह समिति के नाम से जानते हैं। और इस समिति को मूल कर्तव्य से संबंधित विचार विमर्श और सिफारिश करने को कहा गया था। और इस समिति ने सिफारिश पेश की कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का अलग से एक भाग होना चाहिए एवं उन्होंने यह भी जोर दिया कि अधिकारों के प्रयोग के साथ साथ नागरिकों के कर्तव्यों का भी प्रयोग करने आना चाहिए। और केंद्र सरकार ने स्वर्ण सिंह की सिफारिश को मानते हुए 1976 में मौलिक अधिकारों के साथ मौलिक कर्तव्य को भी संविधान में जगह देते हुए 42वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान के भाग 4 में 4A जो और अनुच्छेद 51 में 51A को जोड़ा गया, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को जगह दी गई। एवं इस घोषणा के साथ यह स्वीकार किया गया कि संविधान सभा के द्वारा मूल कर्तव्यों को नहीं जोड़ा जाना संविधान सभा की एक महत्वपूर्ण भूल थी, जो अब सुधार ली गई है या पूरी कर ली गई है। और भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सोवियत संघ के संविधान से प्रभावित होकर जोड़ा गया है। और वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है, जिसमें 11वां जो हमारा मूल कर्तव्य है वो 86वें संवैधानिक संशोधन वर्ष 2002 में इसको जो हुआ था। और उस संशोधन के माध्यम से एक 11वां जो था मतलब एक और संख्या इसकी बढ़ाई गई और अभी वर्तमान में जो है 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उसमें कही गई है और इसको जोड़ा गया है, उसको एक कर्तव्य बनाया गया है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो भारतीय संविधान में मौलिक जो कर्तव्य हैं उनको जोड़ा गया 42वें संवैधानिक संशोधन के परिप्रेक्ष्य में उसको जोड़ा गया। और भाग 4A में 4 में A जोड़ा गया और अनुच्छेद 51 में A जोड़कर मौलिक कर्तव्यों को समाहित किया गया। और अभी वर्तमान में 11 मौलिक जो हैं कर्तव्य हमारे पास हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमारा पहला जो मौलिक कर्तव्य है, फर्स्ट जो हमारा मौलिक कर्तव्य है वो क्या है और इस कर्तव्य के अंतर्गत जो है कौन सी बातें क्या बातें जो हैं कही गई हैं उसको हम लोग देखेंगे। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1950 में भारतीय संविधान में सिर्फ अधिकार की बात की गई थी और बाद में इसको जोड़ा गया। तो पहला जो हमारा मौलिक कर्तव्य है वो है कि संविधान का पालन करना तथा उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना। मतलब कि जो भी हमारे भारत के संविधान में संविधान को इज्जत देना, उसका पालन करना, उसमें जो आदर्श हैं उनका पालन करना, उनसे जुड़ी जो संस्थाएं हैं उनका पालन उनको सम्मान करना और राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान आदि वगैरह जो हैं उनका आदर करना इस पे शामिल किया गया है। और दूसरा जो हमारा मौलिक कर्तव्य है वो है
राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक आदर्शों का पालन करना। तो स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के को प्रेरक या प्रेरित करने वाले जो भी उच्च आदर्श हैं, उनको हम अपने हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। ये हमारा दूसरा जो है मौलिक कर्तव्य है। तीसरा हमारा मौलिक कर्तव्य है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना। प्रत्येक भारतीय का यह कर्तव्य है कि वह स्वतंत्रता के लिए हमारे जो हमारा कर्तव्य है कि भारत को एक संप्रभुता या उसकी एकता या अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। और इसमें भारतीय नागरिकों के सर्वोच्च कर्तव्य की संज्ञा दी गई है। क्योंकि भारत एक बहुत विशाल देश है और इसमें विभिन्नताएं बहुत हैं, तो कभी कभी यह समस्या होती है कि किस तरह से इसको हम जोड़कर एकत्रित रखें राज्यों को, कि कोई विवाद ना हो और सभी जो है अच्छे से मिलकर रहें। तो इनकी एकता और अखंडता को बनाए रखना भी जो है हम नागरिकों का एक महत्वपूर्ण जो है वो कर्तव्य है। चौथा जो हमारा कर्तव्य है कि देश की रक्षा एवं राष्ट्र सेवा। मतलब जब भी हमें देश की सेवा या रक्षा के लिए हमें बुलाया जाए, हम राष्ट्र की सेवा करने के लिए तत्पर रहें और अपने जान निछावर कर दें। ये भावना हमें होनी चाहिए और इसके आधार पर कभी भी जब हमारी ज़रूरत राष्ट्र को हो तो हमें उसके लिए हमेशा तैयार रहना होगा। ये हमारा एक कर्तव्य है। पांचवा जो मौलिक कर्तव्य है वह है कि भारत के लोगों में समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास करना। जो भारत के लोग हैं, जो विभिन्न जाति धर्म समुदाय के लोग हैं, उनमें समरसता और समान भ्रातृत्व भाईचारे को बनाए रखना, उसका विकास करना, उस भावना का विकास करना जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो और एक ऐसी प्रथा का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। और इस प्रकार दो कर्तव्यों का बोध इससे होता है। पहला कि समस्त भारतीयों के मध्य समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास करना और दूसरा कि स्त्रियों का सम्मान करना। तो ये भी एक हमारा महत्वपूर्ण जो है पांचवा कर्तव्य है। छठा जो हमारा कर्तव्य है वह है कि समन्वित संस्कृति की गौरव परंपरा की रक्षा करना। मतलब जो भी हमारी संस्कृति है, हमारे कल्चर हैं, हमारे परंपरा हैं, इनको हम बनाए रखना और इस गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और इनका संरक्षण करना। कैसे हम इसको बनाए रखें, इसके लिए हर नागरिक को प्रयास करने की आवश्यकता है। सातवां जो हमारा मौलिक कर्तव्य है वह है कि प्राकृतिक पर्यावरण की और सभी प्राणियों के प्रति दया भाव रखना। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव भी हैं, सभी की रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। मतलब जो भी प्राकृतिक पर्यावरण हमारा है उसको हम कैसे बनाए रखें, क्योंकि यह हमारे जीवन से संबंधित है। तो उस प्राकृतिक पर्यावरण को बनाए रखने के लिए हमें का प्रयास करना है। जो भी हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उनको बचा के रखना है, उनकी रक्षा करना है, उनका संवर्धन करना है। और सिर्फ प्राणी के लिए ही नहीं बल्कि जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे हैं सभी के प्रति हमारे मन में दया का भाव जो है वो होना चाहिए और उनके संरक्षण की बात होनी चाहिए। आठवां जो हमारा मौलिक कर्तव्य है वह है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन का विकास करना। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन का सुधार की भावना का विकास करे। मतलब हर व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करे और इस तरह के वैज्ञानिक सोच डेवलप करे जिससे कि हमारे देश का विकास हो सके, जो मानवता है उसकी रक्षा हो सके और ज्ञान के प्रसार से हमें जो भी चीज़ें ज़रूरत हैं वैज्ञानिक तरीक़ों से उस चीज़ को हम लोग हासिल करें।
और अपने अंदर जो है एक जो वैज्ञानिक सोच है उसको डेवलप करें, जो हमारे देश के विकास के लिए हो सकता है। और यह प्रत्येक नागरिक को इसके लिए प्रयास करना चाहिए कि उसका जो जीवन है उसके देश के लिए कुछ उससे वो अच्छा करे। नेक्स्ट है 9वां जो हमारा मौलिक कर्तव्य है वह है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा एवं हिंसा से दूर रहना। जो भी जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि सार्वजनिक संपत्ति जो भी है उन्हें सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। सार्वजनिक संपत्ति, रोड, सड़कें, उसके बाद कोई भी इमारत जो सरकारी इमारत है उन सब के रख रखाव, सुरक्षा, साफ़ सुथरा, इस सब का ध्यान जो है हमें रखना है और उनको सुरक्षित करना है। और सुरक्षित करने का प्रयास जो है हिंसा से दूर रह के करना है। ये नहीं कि हम लड़ाई झगड़ा, गुंडा मारपीट करके करें। हिंसात्मक जो है रवैये से नहीं बल्कि अहिंसात्मक तरीके से इन सभी चीज़ों की रक्षा जो है हमें करनी है। 10वां जो हमारा मौलिक कर्तव्य है वह है व्यक्तिगत तथा सामूहिक उत्कर्ष का प्रयास। प्रत्येक नागरिक का यह भी कर्तव्य है कि व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उस उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत विकास करे, जिससे कि राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रगति और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। मतलब कहने का ये है कि सामूहिक रूप से हमें इस बात का प्रयास करना चाहिए कि हम लोग विकास करें, और वो विकास कैसा हो, टिकाऊ विकास हो। वह विकास जो हो वो सस्टेनेबल हो, सतत हो, और उसके इस तरह का विकास हो जो हमें आने वाले पीढ़ियों को भी मिले, और राष्ट्र जो है निरंतर बढ़ते हुए प्रगति करे और जितनी भी प्रगति करते हुए नवीन जो ऊंचाइयां हैं उसको छू सके। इसके लिए हर नागरिक को प्रयास करना चाहिए और उसमें उसका साथ देना चाहिए। ये हमारे 10 मौलिक कर्तव्य हैं जो संविधान में जो है जो 42वां संवैधानिक संशोधन जो हुआ उसके अंतर्गत जो है इसको डाला गया है, जो आपका 1976 में हुआ 42वां संवैधानिक संशोधन, और उसके अंतर्गत जोड़ा गया था। इसके बाद इसमें एक और जोड़ा गया 11वां मौलिक कर्तव्य, जो आपका 86वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 2002 में जोड़ा गया है। और 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 में के आधार पर अनुच्छेद 51 क में या 51 क्लॉज ए में संशोधित करते हुए जो है 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, और इसमें कहा गया है कि माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष के उम्र के अपने बच्चों को शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करे, शिक्षा प्रदान करे। और इस तरह से इन मौलिक कर्तव्यों को इसमें जोड़ा गया है, इसमें समाहित किया गया है। तो ये हमारे जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं जिसको जोड़ा गया है संविधान में अधिकारों के साथ, और 42वें संवैधानिक संशोधन स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पे इसको जो जोड़ा गया है वो थे। इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी विशेषता क्या है, मौलिक जो कर्तव्य हैं उसकी विशेषता क्या है। तो ये नागरिकों के नैतिक कर्तव्य का उल्लेख करता है। पहली विशेषता यह है, यह नागरिकों के नैतिक कर्तव्य का उल्लेख करता है। दूसरा है कि मौलिक कर्तव्य भारतीय मूल्य, परंपराएं, धर्म आदि को निभाने के लिए नागरिकों को प्रेरित करता है। तीसरा है कि यह भारतीय नागरिकों को उन आदर्शों की ओर प्रेरित करता है जो कि स्वतंत्रता आंदोलन के समक्ष भारतीय परंपरा में शामिल थे। तो ये भी इसका एक महत्वपूर्ण जो है विशेषता है। अगली जो विशेषता है कि ये मौलिक कर्तव्य सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही प्रदान किए गए हैं। ये भी एक इसकी विशेषता है। और एक अगली जो इसकी विशेषता है कि इसके क्रियान्वयन के लिए न्यायालय में नहीं जाया जा सकता। तो ये कुछ इसकी विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं के अलावा होते हुए
विचारकों के द्वारा इसकी आलोचना भी की जाती है और की गई है। और भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किए जाने के उपरांत इसकी आलोचना की गई, और उसकी जो आलोचना की गई निम्न तर्कों के आधार पर की गई कि मौलिक कर्तव्य को संविधान निर्माण के काफ़ी बाद जो है ऐड किया गया है, जोड़ा गया है, या जोड़ा जाना, जिसे जोड़े जाने का कोई आधार नहीं है। अंत में यह संविधान निर्माताओं की कोई भूल नहीं है, ये इस आधार पे इसकी आलोचना की गई है। दूसरी आलोचना की गई है कि मौलिक कर्तव्य में जिन स्वतंत्रताओं के आदर्शों की बात की गई है, वह स्वतंत्रता या आदर्श क्या है इसकी कोई परिभाषा नहीं दी गई है, और यह किसी को भी पता नहीं है कि क्या आदर्श है। आदर्श वर्ड कहा गया है। तीसरी जो बात है कि मौलिक कर्तव्य में जिन जिन बातों को शामिल किया गया है, उनका जिक्र कहीं ना कहीं नीति निर्देशक तत्वों में और मौलिक अधिकारों में भी पाया जाता है। अतः इसका अलग से जोड़ा जाना कोई ज़रूरत नहीं थी, बेतुका है, ये आलोचकों के द्वारा कही जाती है। चौथी जो आलोचना की गई है कि मौलिक कर्तव्य को लागू करने के लिए कोई कानूनी दबाव नहीं है, क्योंकि इसके विरुद्ध न्यायालय में नहीं जाया जा सकता। अतः मौलिक जो कर्तव्य हैं उनको लागू जो है न्यायालय के द्वारा नहीं किया जा सकता, और यह जो है एक तरह से इसकी आलोचना है। और इसके बाद इसकी आलोचना की गई है इसकी भाषा की स्पष्टता को लेकर, कि संविधान में वर्णित जो मूल कर्तव्य हैं उनकी भाषा अस्पष्ट है। उदाहरण के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, सुधार की भावना का विकास और सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता का प्रयास आदि ऐसी बातें हैं जिनकी व्याख्या विभिन्न व्यक्ति अपने अपने दृष्टिकोण से एवं मान्यता के अनुसार मानने के लिए कर सकता है, तो यह स्पष्ट नहीं है। दूसरा है कि कर्तव्यों के उल्लेख पर दंड की व्यवस्था नहीं है। तो विश्व के अनेक देशों के संविधानों में ऐसी व्यवस्था है कि नागरिकों के मूल कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे तो उन्हें मूल अधिकार से भी, नागरिकता से भी वंचित कर दिया जाएगा। किंतु भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किए जाने पर, उल्लंघन किए जाने पर दंड की व्यवस्था नहीं की गई है। और ऐसी स्थिति में इस बात पर कैसे विश्वास किया जा सकता है कि नागरिक इन मूल अधिकारों या मूल कर्तव्यों का पालन अवश्य करेंगे। आलोचकों के अनुसार मूल कर्तव्यों के उल्लंघन पर दंड की व्यवस्था न होने के कारण इन कर्तव्यों के संविधान में उल्लेख का कोई महत्व नहीं है। इसके बाद है कि इसके द्वारा शासन के अत्याचार की आशंका है। तो कुछ पक्षों द्वारा आशंका भी व्यक्त की जाती है कि मूल कर्तव्यों का उल्लेख करने में जिस शब्दावली को अपनाया गया है उसकी आड़ लेकर शासन जनता पर अत्याचार कर सकती है। उदाहरण के लिए भारत की संप्रभुता के नाम पर शासन की संप्रभुता स्थापित करने का प्रयत्न किया जा सकता है। पिछले 40 वर्षों में समय समय पर ऐसी सफल और असफल चेष्टाएं की जाती रही हैं। अतः यह आशंका पूर्णतः निर्मूल नहीं है। इसके बाद है ये अधिक आदर्शवादी है। अनेक मूल कर्तव्य जो हैं व्यवहारिक न होकर अत्यधिक आदर्शवादी और कोरे आदर्शवादी हैं। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक आदर्शों का पालन, समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा की रक्षा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन का विकास आदि ऐसी ही बातें हैं। तो ये कुछ इसकी आलोचना थी। तो इन आलोचनाओं के बावजूद यह कहा जा सकता है कि मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़कर सिर्फ भारतीय संविधान को बड़ा नहीं बनाया गया, बल्कि इसको जोड़ने का बहुत ही महत्व है। और उसका जो पहला महत्व है कि यह नागरिकों को जागरूक बनाते हैं, साथ ही साथ उनके कर्तव्यों के प्रति भी उन्हें सतर्क करते हैं, अलर्ट करते हैं। तो ये बहुत बड़ी इसकी महत्ता है। दूसरी महत्ता यह है कि यह राष्ट्र विरोधी एवं समाज विरोधी गतिविधियों को रोकता है, क्योंकि ये अपने अंदर राष्ट्र की भावना को व्यक्तियों में जागृत करने का प्रयास करता है, जैसे कि
राष्ट्र विरोधी या समाज विरोधी जो गतिविधियां हैं वो उन पर भी एक अंकुश लगता है, रोक लगता है। इसके बाद है कि यह नागरिकों में अनुशासन को बढ़ावा देता है, क्योंकि जब हमें दायित्वों को पूरा करने की बात आएगी तो दायित्व जो है एक डिसिप्लिन वे में अगर हम करेंगे, पूरा करना उसका संबंध डिसिप्लिन से है कि हम अधिकारों की मांग कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें ड्यूटी करनी होगी, और अगर हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो अधिकार हमें स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। और अंततः यह देश के अच्छे नागरिक का निर्माण करती है। कर्तव्यों के माध्यम से चूंकि व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होता है, अपने कर्तव्यों को समझता है और कर्तव्यों का सही ढंग से पालन करता है, जिससे कि उसके लिए जो भी सुविधाएं दी गई हैं, मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उसका वो सही रूप में उपयोग कर सकता है तथा दूसरे के अधिकारों की रक्षा भी कर सकता है। तो इस तरह से एक आइडियल नागरिक बनाने में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। और यह सर्वमान्य तथ्य है कि कर्तव्यों का पालन किए बिना अधिकारों का उपयोग संभव नहीं है। और हमारे संविधान निर्माताओं ने यह सोचा था कि भारतीय नागरिक राष्ट्रीय आंदोलन के उच्च आदर्शों से प्रेरित हैं, अतः उनमें कर्तव्य का बोध जो है वो सदा जगा रहेगा और वे अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। लेकिन छठे और 7वें दशक में देखा गया कि नागरिकों का दायित्व बोध कमजोर होता जा रहा है, अतः संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख करने की आवश्यकता अनुभव की गई और इसको जोड़ा गया। केवल कुछ ही कर्तव्य ऐसे हैं जिसकी भाषा स्पष्ट और अस्पष्ट है। अधिकांश कर्तव्यों की भाषा और भाव नितांत स्पष्ट है तथा उनका महत्व स्वयं सिद्ध है। इनमें संविधान के प्रति निष्ठा, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान का आदर तथा भारत की एकता और अखंडता की रक्षा विशेष उल्लेखनीय है। भारत जैसे बहुधर्मी और बहुभाषी समाज में समन्वित संस्कृति की रक्षा भी एक महत्वपूर्ण कर्तव्य, राष्ट्रीय कर्तव्य है। और इसके अतिरिक्त नागरिक चेतना को विकसित किए जाने की आवश्यकता है, जिससे कि शासन कभी भी कर्तव्यों को लागू कराने के नाम पर मनमाना आचरण ना कर सके। और हम बात करें जापान, इटली, सोवियत रूस, चीन और अन्य यूरोपीय देशों के संविधानों में अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, और अब भारत भी इस संबंध में इन देशों की श्रेणी में आ गया है। संविधान में नागरिक कर्तव्यों के उल्लेख से यह आशा की जाती है कि भारतीय नागरिकों को अपने कर्तव्यों का अधिक स्पष्ट रूप से बोध हो गया होगा और वे अधिक अच्छे रूप में इनका पालन कर सकेंगे। इन कर्तव्यों की अवहेलना की जाने पर अभी तक किसी प्राण दंड या दंड की व्यवस्था नहीं है, किसी प्रकार की दंड की व्यवस्था नहीं है, लेकिन संसद को यह अधिकार है कि इस संबंध में दंड की व्यवस्था वह कर सकती है कानून बनाकर। और इन कर्तव्यों का पालन करना भारत के प्रत्येक नागरिक के द्वारा उसका सर्वोच्च धर्म समझा जाना चाहिए। इसी आधार पर जो है इन आदर्शों को भारत के संविधान के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो ये थी कुछ मौलिक कर्तव्य से जुड़ी हुई बातें। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य थे तो नहीं थे, बाद में जोड़ा गया, किस अनुच्छेद के द्वारा जोड़ा गया, किस टाइम में, उसका ईयर में, किस समिति के रिकमेंडेशन से कितने जोड़े गए, अभी कितने हैं, 11वां जोड़ा गया वो किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया, क्योंकि शिक्षा का अधिकार से संबंधित है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पहले मूल संविधान में नहीं था और मूल और अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से जुड़े हैं, लेकिन प्रारंभ में इसको शामिल नहीं किया गया था, बाद में महसूस किया गया 1975 में कि ये अधिकार भी कर्तव्यों के साथ अधिकारों के साथ कर्तव्यों को भी जोड़ा जाना चाहिए। और इस अनुभव को वही करते हुए स्वर्ण सिंह समिति जो थी, स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में जो है वो कमेटी गठन की गई और उसने रिकमेंडेशन दिया 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने का। और 42वां संवैधानिक संशोधन जो 1976 में हुआ उसके तहत इसको जोड़ा गया है। संविधान के भाग 4A में जोड़ा गया है। 4 में आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, तो उसी में A जोड़ा गया है
और अनुच्छेद जो 51 है वो भी नीति निर्देशक तत्वों का ही अनुच्छेद है, तो उस अनुच्छेद में 51A जोड़ा गया है, हिंदी में उसको क कहेंगे। और इस तरह से 10 मौलिक कर्तव्यों को इसमें शामिल किया गया था। और जो अंतिम 11वां जो हमारा मौलिक कर्तव्य है वो आपका 86वें संवैधानिक संशोधन जो 2002 में हुआ, उसमें जो है शामिल किया गया। और इसमें 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना भी उनके माता पिता और उनके अभिभावक की का कर्तव्य होगा, इसको शामिल किया गया है। तो ये कुल मिला के 11 हमारे जो हैं मौलिक कर्तव्य हैं। इसके लिए कोई न्यायिक विधि नहीं बनाई गई है, ये बस एक ऑब्लिगेशन है जिसको व्यक्ति को स्वतः उसको समझना है और उसको पालन करना है। और एक तरह से वो यह व्यक्ति को अनुशासित करती है, उसमें नैतिकता का संचार करती है, और कि वो जो राष्ट्रीय भावना है उसको जागृत रखें, राष्ट्र के प्रति उनका प्रेम समर्थन को बढ़ाए रखे, राज्य की एकता अखंडता को बनाए रखने में अपना सहयोग करे, वैज्ञानिक क्षेत्र में भी अपना विकास करे, जिससे कि उस व्यक्ति अपना करेगा तो उससे देश का भी विकास होगा, और वो विकास सतत विकास के मार्ग पर होना चाहिए। तो ये सारी कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो इससे जुड़ी हुई थी। हमने इसकी विशेषता देखा, इसके आलोचना भी देखी, आलोचना भी की गई थी विद्वानों के द्वारा, और लास्टली इसका जो है महत्व हमने देखा। अब आती है बारी इससे जुड़े हुए, इस विषय से जुड़े कुछ जो प्रश्न आते हैं इम्पोर्टेंट उनकी। मैंने ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में आपको पहले बताया। इसके बाद जो लॉन्ग आंसर में आ सकता है वो है कि मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़े जाने के पीछे कारण क्या थे, या जो ये भी आ सकता है कि मौलिक कर्तव्य क्या है, भारतीय संविधान में उल्लेखित विभिन्न मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या करें और इसके महत्व को स्पष्ट करें। ये क्वेश्चन आ सकता है। शॉर्ट में मौलिक कर्तव्य क्या है ये पूछा जा सकता है, या ये पूछा जा सकता है कि 86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा किस मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जो है जगह दी गई है। तो शॉर्ट में इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो है इसमें जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको बताई। होपफुली आप मेरे ख्याल से समझ में आपको आई हो। उसके बाद भी अगर कोई प्रश्न हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाके अपने कमेंट्स रख सकते हैं क्वेश्चन के रूप में। हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। जो लोग चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन दबा दें ताकि उनको मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और इसी आशा के साथ कि आपका ये जो क्लास था आपको समझ में आई हो। आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। नए टॉपिक के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।